नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परमेश। आपको बताएंगे कैसे फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को दिया झटका, क्यों कांग्रेस छोड़ रहे हैं नेता, माणिकराव कोकाटे पर क्या है सीएम फडणवीस का एक्शन, बीएमसी चुनाव में क्या है बीजेपी का बड़ा प्लान। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बड़ा खिला, एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचे, उद्धव ठाकरे को एनडीए में लाने की तैयारी। महाराष्ट्र कांग्रेस में मची भगदड़, 50 खोके एकदम ओके, एकनाथ शिंदे के खिलाफ नारा देने वाले पूर्व कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल। मंत्री माणिकराव कोकाटे को तगड़ा झटका, एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को लिखी चिट्ठी, कहा बदल दे विभाग। महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा प्लान तैयार, विपक्ष में पसरा सन्नाटा, पूर्व सांसदों और विधायकों को दी गई खास जिम्मेदारी। मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट के आए फैसले के बाद पूर्व एटीएस अफसर महबूब मुजावर का बड़ा दावा, बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की गिरफ्तारी के थे आदेश। खबरों में सबसे पहले बात एकनाथ शिंदे की। महाराष्ट्र में फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। राजनीतिक भूचाल की आहट अब साफ साफ सुनाई दे रही है। सीएम देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के रिश्तों की गाड़ी पटरी पर लौट रही है। पिछले दिनों एक होटल के बंद कमरे में फडणवीस और उद्धव की मुलाकात भी हो चुकी है। इसी दौरान विधानसभा में प्रत्यक्ष तौर पर सीएम फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को अपने पाले में आने का ऑफर भी दिया। ये सियासी सरगर्मियां ऐसे ही नहीं बढ़ रही हैं। अब तो दोनों दलों के करीब आने के संकेत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। वहीं शिंदे गुट के कई मंत्री और नेता भ्रष्टाचार और अपने कंट्रोवर्शियल बयानों को लेकर विपक्ष के निशाने पर हैं, जिससे फडणवीस सरकार की मुश्किलें काफी बढ़ गई। इसी कारण डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली में हैं। वो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मिलने की चाह लिए हुए वहां पहुंचे हैं। उनके बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलना चाहते हैं। वो अमित शाह के साथ मिलकर स्थिति साफ करवाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक अमित शाह की तरफ से मिलने का वक्त नहीं दिया गया। इन सबके बीच बीएमसी चुनाव के कारण बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच की दूरियां और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये चुनाव तय करेगा कि मुंबई पर किसका राज चलेगा, यानी अभी जो इस साल के आखिर में निकाय चुनाव है उससे ये तय होगा। बीते विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी के साथ चुनाव लड़ने वाली शिवसेना उद्धव ने मुंबई महानगर की सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया था। उद्धव गुट के पास कुल 20 विधायक हैं, जिसमें से करीब आधे विधायक मुंबई की सीटों से ही जीत कर आए हैं। इसके साथ बीएमसी में भी बहुमत जो है वो उद्धव गुट के पास है। उद्धव गुट के पास लोकसभा में 9 सांसद हैं, जिसमें से मुंबई से ही उसके 3 सांसद हैं। यानी मुंबई के भीतर शिवसेना उद्धव गुट कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि अगर राज्य में शिवसेना उद्धव गुट के साथ बात बन जाती है तो उसे एक साथ कई फायदे हो सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा, सरकार में देवेंद्र फडणवीस को फ्री हैंड मिलेगा। दूसरा, उद्धव गुट के साथ बीएमसी चुनावों में उतरने पर गठबंधन की जीत पूरी तरह से पक्की हो जाएगी। तीसरा, केंद्र में मोदी सरकार को 9 सांसदों का समर्थन मिल जाएगा। जानकार इसकी पूरी संभावना जता रहे हैं और कह रहे हैं कि कवायद को उन्होंने रिवर्स ऑपरेशन लोटस का नाम दिया है। दरअसल 2022 में जब राज्य में शिवसेना दो फाड़ हुई और बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे ने सरकार बनाई, उस ऑपरेशन लोटस उसे नाम दिया गया था और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के टूटने की वजह से उद्धव ठाकरे की सरकार का पतन हो गया। दूसरी तरफ संख्या ज्यादा होने के बावजूद राज्य में बीजेपी को एकनाथ शिंदे का नेतृत्व मंजूर करना पड़ा। देवेंद्र फडणवीस को उस वक्त डिप्टी सीएम बनना पड़ा था और उस वक्त भी एकनाथ शिंदे ने कई ज्यादा बार्गेनिंग की थी। मजबूरी में बीजेपी ने उस वक्त उनकी शर्तें मान ली थी, लेकिन अब समय बदल चुका है। संख्या बल के हिसाब से बीजेपी को अब एकनाथ शिंदे की जरूरत नहीं है। बावजूद इसके उसने राज्य सरकार में उनकी पार्टी यानी शिंदे गुट को कई अहम विभाग दिए हुए हैं। लेकिन अब जो हवा बदल रही है वो ये बता रही है कि एकनाथ शिंदे लगातार उनके मंत्री, उनके नेता जिस तरह से विवादित बयान दे रहे हैं और जिस तरह विवादों में फंस रहे हैं, उससे फडणवीस सरकार की काफी फजीयत हो रही है। लेकिन
फडणवीस चाहते हैं कि उद्धव एनडीए का हिस्सा बने, जिससे महाराष्ट्र में बीजेपी और उद्धव ठाकरे मिलकर एक मजबूत सरकार चलाएं और इससे कई फायदे होने वाले। लेकिन एकनाथ शिंदे दिल्ली में हैं। अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र की सियासत में एकनाथ शिंदे के साथ खेला होता है या फिर एकनाथ शिंदे दोबारा उद्धव गुट या उद्धव ठाकरे के साथ खेला करते हैं। खबरों में अब बात कांग्रेस को लगे झटके की। जालना से कांग्रेस के पूर्व विधायक कैलाश गोरंट्याल खुद बीजेपी में शामिल हुए ही इसके साथ वो सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लेकर भी बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा है। कैलाश गोरंट्याल जब शिवसेना टूटी थी उस वक्त वो कांग्रेस के विधायक थे। उन्होंने ही 50 खोके एकदम ओके का नारा दिया था, जो महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में काफी पॉपुलर हुआ था। ये नारा एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों पर निशाना था। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में एक पार्टी आयोजित की गई और इस पूरे आयोजन यानी जो प्रवेश कार्यक्रम था उसमें खुद प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने सभी का स्वागत किया। कांग्रेस के पूर्व नगर सेवकों के साथ साथ पूर्व जिला परिषद और पंचायत कमेटी के सदस्यों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी में शामिल होते वक्त गोरंट्याल ने कहा कि उन्होंने किसी भी पद की अपेक्षा के साथ बीजेपी में एंट्री नहीं ली है। उन्होंने केंद्र और राज्य के निर्णायक नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए सिर्फ विकास के मकसद से ये फैसला लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जालना की पहली महापालिका चुनाव में पहला महापौर बीजेपी का ही होगा। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वो उसे पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। 1999, 2009 और 2019 3 बार के विधायक रहे कैलाश गोरंट्याल 2024 का विधानसभा चुनाव हार गए थे। जालना सीट से कांग्रेस के टिकट पर वो मैदान में उतरे, जहां शिंदे गुट के अर्जुन खोदकर से हार गए। इस हार के बाद गोरंट्याल पार्टी पर ही भड़क गए और आरोप लगाया कि उनकी उम्मीदवारी में देरी से होने की वजह से वो हार गए। खबरों में आगे का रुख करते हैं। कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे को बड़ा झटका लगा है। डिप्टी सीएम और एनसीपी के प्रमुख अजित पवार ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को खत लिखकर कोकाटे के पोर्टफोलियो में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। एनसीपी के नेता कोकाटे को खेल मंत्री अब बनाया जा सकता है, वहीं दत्तात्रेय भरणे नए कृषि मंत्री बन सकते हैं। दत्तात्रेय भरणे अजित पवार गुट के ही मंत्री हैं और ये घटनाक्रम एक बड़े विवाद के बाद सामने आया, जब एक वीडियो सामने आया जिसमें कोकाटे विधानसभा सत्र के दौरान अपने फोन पर ऑनलाइन रमी गेम खेलते नजर आए थे। शरद पवार के विधायक रोहित पवार ने ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया था, जिसके बाद काफी विवाद हुआ। विपक्षी नेताओं ने महाराष्ट्र के कृषि संकट के बीच कोकाटे की असंवेदनशीलता की आलोचना की। हालांकि कोकाटे ने इन आरोपों से इनकार कर दिया। दावा किया गया कि वो एक पॉपअप विज्ञापन बंद करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बदनामी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। बाद में जब जांच हुई तो पता चला उन्होंने 18 से 22 मिनट तक गेम खेला। ये उम्मीद थी कि अजित पवार उनके इस्तीफे की मांग कर सकते हैं, लेकिन कोकाटे को माफी मांगने और ऐसा व्यवहार दोबारा न करने का वादा करने के बाद सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। अभी फिलहाल उनका सिर्फ विभाग बदला गया है। खबरों में अब बात बीजेपी के प्लान की। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने पूर्व सांसद और विधायकों से पार्टी की संगठनात्मक संरचना में एक एक मंडल को गोद लेने की अपील की है। प्रदेश कार्यालय में आगामी चुनावों की रणनीति तय करने के लिए पूर्व सांसदों और विधायकों की एक मीटिंग हुई, जहां पर चौहान ने कहा कि स्थानीय चुनावों के लिए बीजेपी तैयार है। उन्होंने कहा, आगामी स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनावों को देखते हुए संगठनात्मक मजबूती के लिए प्रत्येक पूर्व सांसद और पूर्व विधायक ने एक एक मंडल को गोद लेकर संगठन की मजबूती का संकल्प लिया है। जिला स्तरीय संगठन की स्थिति, बूथ स्तर पर मोर्चाबंदी, जनसंपर्क अभियान और मोदी और महायुति सरकार की योजनाओं के प्रभारी प्रचार प्रसार पर यहां पर चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने और जनता तक सीधी पहुंच बनाने के लिए इस बैठक में संकल्प भी लिया गया। महाराष्ट्र में इस साल के आखिर में निकाय चुनाव हो सकते हैं। बीजेपी महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर अकेले भी निकाय चुनाव लड़ सकती है। हालांकि ये फ्रेंडली फाइट होगी। 28 जुलाई को ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया था। उन्होंने कहा कि स्थानीय चुनाव महायुति में मिलकर लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी का दबदबा देखना चाहिए। फडणवीस ने कहा कि बीजेपी के कई जिलों में छोटे मोटे झगड़े हैं। ये झगड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच हैं। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन चुनावों के वक्त सभी एकजुट होने चाहिए। और बैठक में बातचीत की गई कि कैसे बीएमसी चुनावों में इस बार बीजेपी अपना दमखम दिखाए। खबरों के आखिर में बात मालेगांव केस में बड़े दावे की। 2008 के मालेगांव मामले में नया मोड़ आया है। मामले की जांच से जुड़े महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने दावा किया है कि उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था। यह बयान एनआईए की स्पेशल कोर्ट के आए फैसले के बाद आया। कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। अब मुजावर ने कहा है कि इसका मकसद भगवा आतंकवाद की अवधारणा को स्थापित करना था, जो पूरी तरह से फर्जी थे। पूर्व निरीक्षक महबूब मुजावर ने कहा कि एटीएस की शुरुआती जांच को फर्जी करार दिया गया। उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला साबित करता है कि जांच में गंभीर खामियां थी। एटीएस ने खास एजेंडे के तहत काम किया। उन्होंने ये भी बताया कि वो उस टीम का हिस्सा थे जो 29 सितंबर 2008 को हुए विस्फोट की जांच कर रही थी, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई और 101 लोग घायल हुए थे। बाद में यह मामला एनआईए को सौंप दिया गया। मुजावर ने कहा कि उन्हें उस वक्त कुछ बेहद गोपनीय आदेश मिले थे, जिनमें मोहन भागवत, राम कलसांगरा, संदीप डांगे और दिलीप पाटीदार जैसे नाम शामिल थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इन आदेशों का कोई वैधानिक या तार्किक आधार नहीं था। मैंने उन आदेशों का पालन नहीं किया क्योंकि सच्चाई कुछ और थी। उन्होंने ये भी कहा कि मुजावर ने यह भी बताया कि भागवत जैसी शख्सियत को पकड़ना उनकी क्षमता से बाहर था। जब उन्होंने आदेशों का पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कर दिया गया, जिसमें उनका 40 साल का पुलिस करियर तबाह हो गया। मुजावर ने अपने दावों के समर्थन में दस्तावेजी सबूत होने का भी दावा किया। उन्होंने साफ कहा कि कोई भगवा आतंकवाद नहीं था, ये सब एक रची गई साजिश थी। उनके मुताबिक अदालत के हालिया फैसले से यह साबित हो गया कि मामले की जांच में जबरन कुछ लोगों को फंसाने की कोशिश की गई थी। और इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।